नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद हूं और मेरे चैनल मुकुंद बायो मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। कभी सोचा है कि जिंदा चीजें किससे बनी होती हैं? ये सवाल सदियों से लोगों को उलझाता रहा है। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट ने एक कमाल की खोज की। उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप से पेड़ की छाल के एक पतले टुकड़े कॉर्क को देखा। उन्हें हैरानी हुई जब उन्होंने छोटे छोटे खाली डिब्बों का एक नेटवर्क देखा। ये उन्हें उन छोटे कमरों की याद दिलाते थे जहां साधु रहते थे, जिन्हें सेल्स कहते हैं, और इसलिए हुक ने इन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को वो नाम दिया जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, सेल्स। हुक की खोज ग्राउंड ब्रेकिंग थी। इसने एक छिपी हुई दुनिया में एक विंडो खोली जो नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत छोटी थी। उनका माइक्रोस्कोप हालांकि साधारण था, उन्हें ऑब्जेक्ट्स को उनके साइज से कई गुना बड़ा करके देखने की अनुमति देता था। जब उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में पब्लिश किया तो तहलका मच गया। हालांकि हुक अपनी खोज की सिग्निफिकेंस को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि ये सेल्स केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि वे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर ठोकर खा चुके हैं। सेल्स के असली महत्व को जानने में कई और साल और दूसरे साइंटिस्ट्स का काम लगा, लेकिन हुक के ऑब्जर्वेशन ने बायोलॉजी में एक नए एरा की शुरुआत की, सेल्स की स्टडी या सेल बायोलॉजी। ये उस इंट्रिकेट और फैसिनेटिंग दुनिया की यात्रा की शुरुआत थी जो हर लिविंग थिंग के अंदर मौजूद है। जब रॉबर्ट हुक कॉर्क सेल्स को देख रहे थे, एक और साइंटिस्ट भी उतनी ही बड़ी डिस्कवरीज कर रहे थे। नेदरलैंड्स में एंटोनी वैन लीeuwenhoek लेंसेज के दीवाने थे। उन्होंने अपने छोटे पावरफुल लेंसेज बनाए जिनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को उनके साइज से 200 गुना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते थे। ये ट्रेडिशनल सेंस में माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, बल्कि पावरफुल मैग्नीफाइंग ग्लासेस थे। हालांकि उस समय माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को दिखाने की उनकी क्षमता बेजोड़ थी। अपने बारीकी से बनाए गए लेंसेज के साथ लीeuwenhoek ने स्पेसिमेंस की एक बड़ी वैरायटी एक्सप्लोर की। उन्होंने रेन वाटर, पेपरकॉर्न्स और अपने दांतों के प्लाक तक की जांच की, और जो उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। इन साधारण दिखने वाले सब्सटेंसेस में उन्होंने टाइनी क्रीचर्स से भरी एक दुनिया खोजी। वे हिलते थे, वे तैरते थे, वे जीवित थे। लीeuwenhoek ने इन छोटे जीवों को एनिमलक्यूल्स कहा। आज हम उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रूप में जानते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स शामिल हैं। लंदन में रॉयल सोसाइटी को लिखे गए लेटर्स में डॉक्यूमेंटेड उनके ऑब्जर्वेशंस को आश्चर्य और संदेह के मिले जुले रिएक्शंस मिले। कुछ लोगों ने उनके दावों पर संदेह किया। उन्हें नंगी आंखों से न दिखाई देने वाली दुनिया पर विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन लीeuwenhoek की डिस्कवरीज अनडिनायबल थी। उन्होंने जीवन के एक छिपे हुए किंगडम का खुलासा किया था जो किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा डिवर्स और असंख्य था। उनके काम ने हुक के साथ मिलकर जीवन की फंडामेंटल यूनिट सेल की हमारी समझ में एक रेवोल्यूशन की नींव रखी। हुक और लीeuwenhoek की खोजों ने सूक्ष्म दुनिया के बारे में बहुत उत्सुकता जगाई। अगली सदी में वैज्ञानिकों ने सेल्यूलर रियल्म को एक्सप्लोर करना जारी रखा, धीरे धीरे जीवन की फंडामेंटल यूनिट की पहेली को जोड़ते हुए 1800 तक एक और साफ तस्वीर उभरने लगी, जिसका नतीजा बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक सेल थ्योरी में निकला। दो जर्मन वैज्ञानिकों मैथियास जैकब श्लेडेन और थियोडोर श्वान ने इस थ्योरी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1838 में श्लेडेन, एक बॉटनिस्ट, ने बताया कि सभी पौधे सेल्स से बने होते हैं। एक साल बाद श्वान, एक जूलॉजिस्ट, ने इस विचार को जानवरों तक बढ़ाया और निष्कर्ष निकाला कि सभी जीवित प्राणी सेल्स से बने हैं। यह एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था जिसने एक शेयर्ड फंडामेंटल स्ट्रक्चर के तहत पौधों और जानवरों के किंगडम्स को एक कर दिया। श्लेडेन और श्वान के काम ने सेल थ्योरी की नींव रखी। हालांकि उनकी शुरुआती समझ में पहेली का एक क्रूशियल पीस नहीं था, सेल्स कहां से आते हैं। उनका गलत मानना था कि सेल्स नॉन लिविंग मैटर से स्पॉन्टेनियसली पैदा होते हैं। नए सेल्स के असली ओरिजिन का पता लगाने के लिए आगे वैज्ञानिक जांच की जरूरत होगी। 19वीं सदी में नए सेल्स कैसे बनते हैं, ये साइंटिस्ट्स के बीच बहस का विषय था। कुछ लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन के विचार से चिपके हुए थे। उनका मानना था कि सेल्स बिना किसी लिविंग चीज के यूं ही अचानक से बन सकते हैं, लेकिन एक जर्मन फिजिशियन रूडोल्फ विर्चो ने इस विचार को चुनौती दी।
और एक रेवोल्यूशनरी आइडिया पेश की। लैटिन में इसका मतलब है सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं। विर्चो का ये स्टेटमेंट जो उन्होंने 1855 में दिया था, सेल थ्योरी की हमारी समझ में एक टर्निंग पॉइंट था। उनका कहना था कि सेल्स यूं ही हवा से नहीं बनते, बल्कि वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं। यह कॉन्सेप्ट जो अब बायोलॉजी का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ने सेल फॉर्मेशन और इनहेरिटेंस को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया। विर्चो की इस इंसाइट ने श्लाइडन और श्वान के ऑब्जर्वेशंस के साथ मिलकर सेल थ्योरी के 3 कोर टेनेट्स को मजबूत किया। पहला, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से ज्यादा सेल्स से बने होते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक यूनिट सेल होती है। और तीसरा, सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही बनते हैं। इन प्रिंसिपल्स के साथ सेल थ्योरी मॉडर्न बायोलॉजी की एक कॉर्नरस्टोन बन गई, जिसने सांप से सिंपल बैक्टीरिया से लेकर सांप से कॉम्प्लेक्स एनिमल्स तक लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए एक यूनिफाइंग फ्रेमवर्क प्रदान किया। भाग 5, देखने का एक नया तरीका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 19वीं सदी में कोशिका सिद्धांत का विकास ह्यूग के समय से हुई माइक्रोस्कोपी में हुई तरक्की पर बहुत ज्यादा निर्भर था। लेकिन सबसे पावरफुल लाइट माइक्रोस्कोप की भी अपनी सीमाएं थीं। वो चीजें को एक हद तक ही बड़ा करके दिखा सकते थे, उससे आगे चीजें धुंधली और साफ नहीं दिखती थी। कोशिका की गहराई में जाने के लिए एक नए तरह के माइक्रोस्कोप की जरूरत थी। लीजिए, आपके सामने है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 1930 के दशक में आया एक क्रांतिकारी आविष्कार। लाइट माइक्रोस्कोप के विपरीत, जो नमूनों को रोशन करने के लिए प्रकाश की किरणों का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनों की किरणों का उपयोग करते हैं। यह बुनियादी अंतर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कहीं ज्यादा बड़ा करके और रेसोल्यूशन के साथ दिखाने की अनुमति देता है। ऐसे विवरण दिखाता है जिन्हें देखना पहले संभव नहीं था। अर्नस्ट रस्का जैसे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने सेलुलर एक्सप्लोरेशन का एक नया क्षेत्र खोल दिया। इस ऐसा की अभूतपूर्व आवर्धक शक्ति के साथ वैज्ञानिक आखिरकार कोशिका के अंदरूनी कामकाज को देख सकते थे। वे अंदर की जटिल संरचनाओं को देख सकते थे, ऑर्गेनेल जो लाइट माइक्रोस्कोपी द्वारा दिखाने के लिए बहुत छोटे थे। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के इस नए युग ने कोशिका जीव विज्ञान में क्रांति ला दी। इसने वैज्ञानिकों को सेलुलर प्रक्रियाओं का अभूतपूर्व विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति दी और हर छोटी जीवित इकाई के भीतर की जटिलताओं की गहरी समझ पैदा की। सेक्शन 6, सेलमैन एंटर एक माइक्रोस्कोपिक मेट्रोपोलिस। इमेजिन करो एक हसलिंग बसलिंग शहर जहां बहुत एक्टिविटी हो रहा है। फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, रोड्स पे ट्रैफिक है और पावर प्लांट्स एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। अब उस शहर को इतना छोटा इमेजिन करो कि वो नंगी आंखों से दिखाई ना दे और आपको सेल के अंदर की अमेजिंग दुनिया की झलक मिलती है। सेल्स लाइफ के फंडामेंटल यूनिट्स हैं और मिनिएचर शहरों की तरह वो इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स और बिजी जगह हैं। वो एक पतली मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं, जो शहर की दीवारों की तरह काम करती है और कंट्रोल करती है कि क्या अंदर जाता है और क्या बाहर। अंदर साइटोप्लाज्म नाम का एक जेली लाइक सब्सटेंस सेल को भरता है, जिसमें वेरियस सेल्यूलर कंपोनेंट्स मूव अराउंड करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन सेल का रियल वंडर उसके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में है, जिनको ऑर्गेनेल्स कहते हैं। किसी शहर के डिफरेंट पार्ट्स की तरह हर ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक काम होता है। रिबोसोम्स हैं जो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, मिटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउसेस हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और गोल्गी अपैरेटस जो पोस्टल सर्विस की तरह मॉलिक्यूल्स को पैकेज और डिलीवर करता है। इन सब ऑर्गेनेल्स की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी सेल के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करती है। वो साथ में काम करते हैं, हर एक अपना रोल प्ले करता है ताकि सेल जिंदा रहे और अपने वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करे। यह एक माइक्रोस्कोपिक मेट्रोपोलिस है, लाइफ और एक्टिविटी से भरा हुआ और अस्टॉनिशिंग प्रिसिजन के साथ ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। सेक्शन 7, 2 किंगडम्स ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। धरती पे जिंदगी की अलग अलग किस्में देख के हैरानी होती है, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेके बड़ी से बड़ी व्हेल टैक। लेकिन इतने फर्क होने के बाद भी सब जीवों में एक चीज कॉमन है, सब सेल्स से बने हैं। लेकिन सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते। 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो बैक्टीरिया और आर्किया में पाए जाते हैं, दोनों में से सिंपल और छोटे होते हैं। ये सेल की दुनिया के स्टूडियो अपार्टमेंट जैसे होते हैं,
छोटे और कम के। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जो यूकैरियोटिक सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए साइटोप्लाज्म में यूं ही तैरता रहता है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स और व्यवस्थित होते हैं। ये प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। ये सेल्स बड़े बड़े बंगलों जैसे होते हैं, जिनमें बहुत सारे कमरे और अलग अलग जगह होती हैं। यूकैरियोटिक सेल की सबसे खास चीज उसका न्यूक्लियस होता है, एक झिल्ली से घिरा हुआ ऑर्गेनेल, जिसमें सेल का डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का फर्क बायोलॉजी का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है। ये सिंपल सिंगल सेल वाले जीवों से लेके आज के कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्यूलर लाइफ तक के विकास की कहानी दिखाता है। यूकैरियोटिक सेल्स अपने अंदरूनी ढांचे के साथ दुनिया में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और अलग अलग तरह की जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 8 ऑर्गेनेल्स द स्पेशलिस्ट विद इन। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना, वो कंपार्टमेंटलाइजेशन का कमाल होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और ये सब मिलकर सेल के सारे जरूरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हर ऑर्गेनेल का अपना यूनिक रोल होता है, और ये सब मिलकर सेल को हेल्थी और फंक्शनल बनाए रखते हैं। न्यूक्लियस, जिसे अक्सर सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है। डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस सेल के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए को सुरक्षित रखता है। इस डीएनए में सेल को बनाने और मेंटेन करने के लिए सारे ब्लूप्रिंट्स होते हैं, और ये प्रोटीन्स और दूसरे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउसेस होते हैं जो एनर्जी बनाते हैं। सेम के बीज जैसे दिखने वाले ये ऑर्गेनेल्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जगह होते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को यूजेबल एनर्जी में बदला जाता है, जो सेल के सारे कामों के लिए फ्यूल का काम करती है। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, जो इंटरकनेक्टेड सैक्स और ट्यूबुल्स का नेटवर्क होता है, जो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ईआर प्रोटीन सिंथेसिस, फोल्डिंग और ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। ये सेल का हाईवे सिस्टम जैसा होता है न्यूली मेड प्रोटीन्स के लिए। गोल्गी अपैरेटस, जो फ्लैटेंड सैक्स के स्टैक जैसा दिखता है, सेल का पोस्ट ऑफिस होता है। ये ईआर से प्रोटीन्स लेता है, उन्हें मॉडिफाई और सॉर्ट करता है, और उन्हें वेसिकल्स में पैक करके उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, चाहे वो सेल के अंदर हो या बाहर। लिसोसोम्स, जो छोटे स्फेरिकल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल के रिसाइकलिंग सेंटर्स होते हैं। इनमें पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स और सेल्यूलर डेब्री को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे सेल साफ और फंक्शनल रहता है। ये कुछ ही रिमार्केबल ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनके कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज की वजह से सेल सर्वाइव कर पाता है और अपने स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को हेल्थी और कॉम्प्लेक्स बनाए रखता है। सेक्शन 9 सेल्स जीवन की नींव। रॉबर्ट हुक के साधारण ऑब्जर्वेशन से लेकर पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के डेवलपमेंट तक सेल्स की हमारी समझ में एक रेवोल्यूशन आ गया है। अब हम जानते हैं कि सेल्स सिर्फ जिंदगी की ईंटें नहीं हैं, बल्कि ये जिंदगी की मुख्य यूनिट्स हैं, हर एक एक्टिविटी और कॉम्प्लेक्सिटी का एक छोटा सा संसार। सेल्स की खोज और स्टडी ने बायोलॉजी की हमारी समझ को बदल दिया है। इन्होंने जीवन की एकता को उजागर किया है, यह दिखाते हुए कि सभी जीवित प्राणी, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े जानवर तक, इन सूक्ष्म यूनिट्स से बने हैं। सेल थ्योरी अपने 3 मुख्य सिद्धांतों के साथ आधुनिक बायोलॉजी की आधारशिला बन गई है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को समझने के लिए एक यूनिफाइंग फ्रेमवर्क प्रदान करती है। सेल्स के बारे में हमारे बढ़ते ज्ञान का मेडिसिन, एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अब हम बीमारियों को सेल्यूलर लेवल पर स्टडी कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेल्यूलर पाथवेज को टारगेट करने वाली नई दवाएं डेवलप कर सकते हैं, और थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए सेल्स को इंजीनियर भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम सेल्स की इंट्रिकेट दुनिया में गहराई से उतरते हैं, हम जीवन की फंडामेंटल प्रोसेसेस के बारे में नए रहस्य अनकवर करते रहते हैं। हर नई डिस्कवरी के साथ हम इन सूक्ष्म यूनिट्स की एलिगेंस और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए और ज्यादा अप्रिशिएशन प्राप्त करते हैं, जो मिलकर जीवन की ग्रैंड टेपेस्ट्री बनाते हैं। सेल में जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक कंटिन्यूइंग एडवेंचर है जो आने वाले वर्षों में और भी एस्टोनिशिंग रेवलेशंस देने का वादा करता है।